चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बाबर का भारत पे आक्रमण, कि बाबर ने कैसे भारत पर किस किस क्षेत्र से होते हुए भारत पर आक्रमण किया था, और उसके बाद भारत में आकर के भारत के शासकों के साथ कौन कौन सा लड़ाई लड़ी, और उसके बाद उसने किस तरह मुगल वंश की स्थापना की। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बाबर जब भारत आया तो वह फरगना के क्षेत्र से होते हुए, इधर पंजाब सिंध का क्षेत्र होते हुए भारत के पानीपत के पास आया। पानीपत के पास आने के बाद दिल्ली के बगल में, यहाँ दिल्ली था, यहाँ बगल में पानीपत, यहाँ पे लड़ाई लड़ा। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। कब लड़ा? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब? 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ। कहाँ पे? आगरा के क्षेत्र के पास। ठीक, कब? 1527 में। ठीक, तो यही 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने क्या करता है, 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसी के बाद 27 अप्रैल को इसने क्या किया, तो इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, और इसके बाद बाबर ने क्या किया, खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध के बाद यहाँ चंदेरी का युद्ध लड़ा, और चंदेरी के युद्ध के बाद यहाँ पे बिहार बंगाल के क्षेत्र के पास जो है इसने घाघरा का युद्ध लड़ा। और उसके बाद 1528 में ये चंदेरी का युद्ध हो गया, 1529 में घाघरा का युद्ध, और इसी के बाद 1530 में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसी बाबर ने क्या किया, जब भारत पे जो उसका विजय अभियान था, उसी दौरान जब एक पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में, और उसी के बाद इसने 27 अप्रैल 1526 को इसने क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। इस मुगल साम्राज्य में हम लोग देखते हैं कि जब जो स्थापना करता है वही क्या होता है, संस्थापक भी होता है। तो बाबर ने किया, और कब किया, तो पानीपत के विजय के उपरांत ही क्या किया, इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लासी का जो युद्ध होता है, ठीक ना, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के समय कहा जाता है, और बक्सर का युद्ध, इस दोनों युद्धों में थोड़ा सा अंतर क्या आता है कि होता तो अंग्रेज के साथ ही है, लेकिन इस युद्ध में कहा जाता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी शासन व्यवस्था क्या करते हैं, नींव डालते हैं, और इसमें क्या करते हैं, शासन सत्ता जो है पूर्णतः क्या होती है, इनके हाथों में चली जाती है। ठीक इसी तरह क्या होता है कि बाबर ने जब 1526 में जब पानीपत का युद्ध लड़ा, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि यह नींव डाल दिया कि इसने मुगल साम्राज्य की क्या करेगा, स्थापना करेगा। लेकिन फिर भी बाबर को क्या था, एक डर था कि यह यहाँ पे अस्थायी रूप से शासन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि एक शक्तिशाली शासक के रूप में कौन था, तो वह था राणा सांगा। ठीक, तो इस राणा सांगा के बाद जब खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, इसी युद्ध के बाद ये कहा जाता है कि यह निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के बाद ही क्या किया, मुगल साम्राज्य बिल्कुल क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत पे पूर्ण रूप से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बाबर के बारे में। देखिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी कब होता है, 1483 को होता है। फरगना का है, काबुल के क्षेत्र, अफगानिस्तान में है। तो वहाँ पे इसका बाबर का जन्म होता है। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि यह तैमूर के कौन से वंशज है, 5वां वंशज है। और इनकी माता का नाम है कुतलुक निगार, या चंगेज खां जो होता है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, उसके 14वां वंशज है। तो इसमें यह कहा जाता है कि इनके पिताजी जो थे वह क्या थे, चगताई तुर्क वंश से संबंधित थे, और इनकी माता जो थी वो मंगोल वंश से थे। इसीलिए जो बाबर ने जो वंश की स्थापना करी, उस वंश का नाम रख दिया क्या, दोनों को मिलाकर रख दिया मुगल वंश। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है कि यह चगताई, जो मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक आएंगे, जैसे मुगल साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से जो भी शासक आएंगे, पहले तो बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। 1526 से लेकर के 1707, ठीक, यह जो मुगल साम्राज्य रहा, इस मुगल साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो पूर्व मुगल काल, और दूसरा उत्तर मुगल काल। यानी 1526 से लेकर के 1770 तक की जो घटना रहेगी, और 1570 से लेकर 1707 तक के जो शासक रहे, इसको
जो है सो एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, और यह जो है इसको पूर्व मुगल काल के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद 1707 से लेकर के 1857 तक की जो घटना रही, इसको उत्तर मुगल काल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यह कहा जाता है कि औरंगजेब जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक के रूप में हम लोग देख रहे हैं, या चगताई तुर्क का अंतिम शासक भी बोल सकते हैं, तो यह जो औरंगजेब था, इसी औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह कहा जाता है कि यह जो वंश रहा, यह धीरे धीरे क्या क्या कमजोर होता चला गया, और ब्रिटिश सत्ता के क्या होता है, आगमन हो जाता है। ब्रिटिश सत्ता क्या होता है, ब्रिटिश अंग्रेजों के हाथ में यह सत्ता चला आता है। तो ठीक उसी तरह क्या देखते हैं यहाँ पे कि बाबर क्या करता है कि इस मुगल वंश की स्थापना करता है, और इसका प्रारंभिक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका मतलब प्रारंभिक नाम था। हमने जितने भी शासक का देखे, सबका कुछ ना कुछ अलग प्रारंभिक नाम रहा, या बचपन का नाम बोल सकते हैं। लेकिन जब भी वो शासक के रूप में बैठा, जब भी वो गद्दी पे बैठता है, तो उसका नाम बदल जाता है, वो कुछ दूसरे नाम से अपनी गद्दी पे बैठता है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? बाबर के नाम से। यही बाबर के नाम से क्या करता है, यह मुगल शासक के रूप में जानते हैं, और के नाम से भी बैठता है, बाबर के नाम से। इसकी पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम इसकी पुत्री का नाम था, या फिर हम लोग इसकी हुमायूं की बहन बोल सकते हैं। बाबर के 3 बीवी थी, और 3 बीवी से 4 पुत्र थे, और 4 पुत्र में एक पुत्र जिसका नाम हम लोग आगे शासक के रूप में पढ़ेंगे, जो हुमायूं बना, वह एक पुत्र रहा, और बाकी अन्य भी 3 पुत्र हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि इनकी जो बाबर की जो 3 पत्नी थी, इस 3 पत्नी में एक का नाम था माहम सुल्ताना, जो पहली पत्नी थी, जिससे क्या होता है, हुमायूं का जन्म होता है। यानी कि हुमायूं की माँ कौन थी? माहम सुल्ताना, जिससे हुमायूं का जन्म होता है। दूसरा था गुलरुख बेगम, जो दूसरी पत्नी थी, और तीसरा था, इनसे 2 पुत्र का जन्म होता है गुलरुख बेगम से, और तीसरे जो पत्नी थी उनका नाम था दिलवर अगाची, जो तीसरी पत्नी थी, यह इसके गुलबदन बेगम का जन्म होता है, जिसने हुमायूं नामा एक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखी थी? गुलबदन बेगम। यही गुलबदन बेगम ने, इसी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, जिसमें क्या था, हुमायूं नामा के नाम से स्पष्ट होता है कि यह हुमायूं से संबंधित है। लेकिन इस पुस्तक हुमायूं नामा पुस्तक में क्या है कि यह पुस्तक 2 भाग में है। एक भाग में बाबर के बारे में चर्चा की गई है, और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में। यानी कि समझिए क्या है, गुलबदन बेगम जो किताब है हुमायूं नामा, यह पुस्तक क्या है कि नाम से स्पष्ट है कि हुमायूं नामा, यानी हुमायूं के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन इस पुस्तक को 2 भाग में बांटा गया है, एक में बाबर का चर्चा है, दूसरे में क्या है, हुमायूं का। यानी गुलबदन बेगम ने अपने पुस्तक में अपने भाई और अपने पिता का चर्चा किया है, पिता का वर्णन किया है। ठीक, तो ये इनकी पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन भी थी, तुर्की भाषा का विद्वान था, और इसने जो अपने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, या तुजुके बाबरी, या तुर्की भाषा में ही लिखा था। यह बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने खुद स्वयं से लिखा था, और यह किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। यह खुद तुर्की भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग जानते ही हैं कि यह बाबर जो है भारत पे आक्रमण किया, लगातार इसने भारत पे आक्रमण किया। इसने कुछ विशेष साम्राज्य का विस्तार कर नहीं पाया। क्यों? अपने समाज को सही, मतलब एक होता ना कि सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि यह भारत आने के बाद, मुगल वंश स्थापित करने के बाद 1526 में इसका स्थापना कर दी। इसके बाद यह लगातार युद्ध ही लड़ता रहा, इसको समय नहीं मिल पाया। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले जब इसकी मृत्यु के बाद इसको पहले आगरा में दफनाया जाता है। बाद में जब इसकी आत्मकथा पढ़ी जाती है, जो क्या नाम है, बाबरनामा और तुजुके बाबरी, जब इसकी आत्मकथा पढ़ी जाती है, तो इसमें अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इसके मरने के बाद इसकी जो क्या बोलते हैं, इसको जो दफनाया जाएगा वह काबुल में दफनाया जाएगा। तो पहले तो इसको क्या किया था, आगरा में दफना दिया गया था। बाद में इसको क्या किया, इसको निकाल करके काबुल में दफनाया गया। तो यह भी प्रश्न बनता है कि मुगल साम्राज्य के कौन से ऐसे शासक रहे जिसका मकबरा कहाँ पे है, भारत से बाहर है। तो वह अभी वर्तमान में हम लोग एक तो बाबर है, दूसरा जहांगीर जिसकी मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, और एक काबुल अफगानिस्तान में, किसका, बाबर का। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं बाबर की 3 पत्नियां थी, माहम सुल्ताना, गुलरुख बेगम और दिलबर अगाची। 3 पत्नी थी, जिसमें पहली पत्नी माहम सुल्ताना का पुत्र था हुमायूं, जो कि बाद में मुगल वंश साम्राज्य का शासक बनता है। उसके बाद देखते हैं बाबर की जो आत्मकथा रही, तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसको तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं, या बाबर खुद स्वयं बाबर द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं बाबर को उपाधि। बाबर ने जैसे जैसे कहा जाता है कि बाबर जो है सो 12 वर्ष की उम्र में ही क्या करता है,
गद्दी पे बैठता है। गद्दी पे बैठता नहीं है पिता की मृत्यु के उपरांत, क्योंकि इनके पिताजी जो होते हैं फरगना जो छोटा सा क्षेत्र होता है उसके क्या होते हैं, वहीं के फरगना क्षेत्र के जागीरदार होते हैं। और इनकी पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में ही इनको अपना पद संभालना होता है। इसी के समय में क्या होता है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि के, बाबर की जो उपाधि हम लोग लिखा है कलंदर की उपाधि, तो इसने क्या किया, सबसे पहले जब काबुल पे जब 1507 में, यहाँ हमने लिखा है काबुल में जब 1507 में इसने जब आक्रमण करता है, युद्ध जीत जाता है, तो उसी के बाद इसने अपने नाम से अपनी जो खानदानी जो पूर्वजों का जो उपाधि था उसको हटा करके यह अपना एक नया उपाधि लेता है जिसका नाम है पादशाह या बादशाह की उपाधि। कब लेता है? 1507 में। हम लोग यहाँ देखते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 में, ठीक ना। और 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, इसने गद्दी पे संभाला। और 1507 में क्या होता है कि यह पादशाह या बादशाह की उपाधि लेता है। कब? जब काबुल पे विजय हासिल करता है तब। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कलंदर की उपाधि। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद इसने क्या किया, कलंदर की उपाधि लेता है। जब यह पानीपत का युद्ध जीत जाता है, जब अब इब्राहिम लोदी के साथ जब इसकी लड़ाई होती है, यह युद्ध जीत जाता है, उसके बाद इसको इब्राहिम लोदी का खजाना मिलता है। कहा जाता है कि इसे खजाना मिलने के बाद इसने क्या, खजाने से ही या खजानों के पैसे से ही इसने जो काबुल का क्षेत्र जहाँ का यह रहने वाला था, वहाँ पे काबुल में क्या किया इसने, वहाँ की जनता के लोगों को के बीच क्या किया, चांदी का सिक्का बंटवा दिया था। इसी के कारण, इसकी उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई। किस कारण से? उदारता के कारण। जैसे यह पूछता है कि पादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि क्यों मिली, तो काबुल में जब 1507 में काबुल में जो विजय हासिल किया था उसके लिए इसने उपाधि धारण की थी। अगला है गाजी की उपाधि। तो गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण कब की थी? तो जब खानवा का जब राणा संगा को मार दिया था, राणा संगा को हरा दिया था, तो उस उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए पूछा था कि बाबर की प्रमुख उपाधि कौन सी है? एक कलंदर की उपाधि, पादशाह या बादशाह की उपाधि, और तीसरा है गाजी की उपाधि। तो कब कब हासिल हुआ गाजी की उपाधि? 1527 में जब इसने खानवा का युद्ध जीता था। बादशाह या पादशाह की उपाधि काबुल में जब 1507 में इसने विजय हासिल किया था। और कलंदर की उपाधि जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था उस उपलक्ष्य में। अब देखते हैं बाबर का अधिकार और आगमन। बाबर फरगना का शासक था, ठीक। 1494 में क्या बनता है? फरगना का शासक। 83-10-93 1 94, यानी कि 12 वर्ष की आयु के से पहले ही के लगभग क्या है, फरगना का शासक बन जाता है। यानी 12 वर्ष की उम्र होते होते या फरगना का शासक बन जाता है। 83 में जन्म होता है, 1494 में बन जाता है, ठीक। काबुल पर इसने अधिकार कब किया? 1504 में, ठीक। और 4 में इसने अधिकार किया। और जब पूर्ण रूप से जो अधिकार हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण रूप से उस पर उसका अधिकार हो गया कब? 1507 में, जिसके बाद इसने क्या किया, पादशाह की उपाधि धारण करता है। 1507 से क्या करता है? 1526 में भारत के प्रति आक्रमण करता है, जो हम लोग बोलते हैं सिंध। और क्योंकि यह जब काबुल में जब विजय हासिल करता है, तो इसी काबुल में विजय हासिल करने के बाद ही क्या करता है, यह युद्ध जीतने के बाद ही क्या करता है, यह भारत की ओर आगमन करता है। तो इसने पंजाब के क्षेत्र जो है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के पंजाब के क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से वह क्या करता है, आक्रमण करते हुए पानीपत की ओर आता है। तो इसी बीच क्या 1507 से लेकर के 1526 तक इसने क्या क्या भारत पर आक्रमण किया 6 बार। जबकि भारत पर आक्रमण 26 नहीं, कब तक होगा, तो 29 तक यह क्या करता है, भारत पे इसके साथ लड़ाई होते रहता है। लेकिन आक्रमण कहा जाए क्योंकि यह भारत में 26 में आ चुका था, और 26 में आने के बाद क्या लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए आक्रमण के रूप में हम लोग कब देखते हैं, 1526 तक ही देखते हैं, ठीक। और भारत में यह प्रवेश कैसे करता है? तो भारत में हम लोग जानते हैं कि जो पर्वत है, जो पर्वतीय क्षेत्र जो दर्रा है, तो वहाँ पे खैबर दर्रा है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। तो उसी वहीं पर क्या करते, खैबर दर्रा से होते हुए यह भारत में प्रवेश करता है, क्योंकि आने का वही एक मतलब रास्ता होता है, दर्रा के माध्यम से ही दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच क्या एक संकरा रास्ता को क्या करते हैं, तो वह कहते हैं दर्रा, ठीक। तो यहीं से क्या, इसी खैबर दर्रा से क्या करता है, यह बाबर भारत में आगमन करता है। और भारत में शासक के रूप में कब से कब तक रहता है? 1526 से 1530 तक। 30 में तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि बाबर द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे, तो इसमें पानीपत के काबुली बाग, पानीपत में क्या किया था, काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यूपी के संभल में क्या किया, इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आगरा में भी बाग बगीचा का भी निर्माण किया था। और इसने एक मुगल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। अब देखते हैं
बाबर का जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक वो कैसे था। तो देखिए बाबर का साम्राज्य तो काबुल का क्षेत्र, जो अफगानिस्तान का जो काबुल का क्षेत्र था वहाँ तो था ही ये, ठीक। उसके जस्ट नीचे पंजाब का क्षेत्र, जो वर्तमान में भी पंजाब बोल सकते हैं, और जो पाकिस्तान पंजाब है वो भी वो क्षेत्र। फिर यहाँ चले आइए दिल्ली का क्षेत्र, ठीक। और दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे आगरा का क्षेत्र। ये सभी पूरा क्षेत्र क्या था, बाबर का अधिकार क्षेत्र था, जिसमें काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, आगरा का क्षेत्र इसमें शामिल था। इसमें बाबर का साम्राज्य था। प्रश्न ये पूछता है कि निम्न में से कहाँ पे तक बाबर का साम्राज्य कौन सा था। ऑप्शन दे देगा और उसके बाद कहेगा 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4। अब यही 4 ऑप्शन दे देगा और फिर ऑप्शन ये चारों तो दे देगा, उसके बाद ऑप्शन देगा 1 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, ठीक ना। कौन कौन से थे तो इसको आप लोग को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से थे, ठीक। अब देखते हैं हुमायूंनामा के बारे में। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो यह गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में इसके पिता बाबर के बारे में चर्चा है, दूसरे भाग में इसके भाई जिसका नाम था हुमायूं, इसके बारे में चर्चा किया है। किसका भाई, गुलबदन बेगम का भाई। यह गुलबदन बेगम द्वारा रचित किया। पहले खंड में वर्णित किया गया बाबर का इतिहास और दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास, यानी हुमायूं के बारे में और इधर बाबर के बारे में इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रश्न जो संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, बाबर। बाबर ने कब मुगल साम्राज्य की स्थापना की, 27 अप्रैल 1526 को। उसके बाद देखते हैं यह किस वंश से संबंधित था, चगताई तुर्क वंश से संबंधित था या फिर मुगल वंश भी बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके यह किस भाषा का जानकार था, तुर्की भाषा का। इसका जो मकबरा है कहाँ पे है, काबुल में। इसको सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, आगरा में। उसके बाद ये नहीं पूछेगा कि बाबर की 3 पत्नियां कौन कौन सी थी, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि हुमायूं जो था किसका पुत्र था, तो बाबर माहम सुल्ताना का पुत्र था, ठीक। बाबर की पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा क्या रचित किया गया था, तो हुमायूंनामा 2 भाग में, एक में बाबर का इतिहास, एक में हुमायूं का इतिहास। उसके बाद बाबर की आत्मकथा, बाबर ने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या था, तो वह था बाबरनामा या तुजुके बाबरी। किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में। यह पूछेगा। प्लस यह इंपॉर्टेंट उपाधि के बारे में पूछता है कि कलंदर की उपाधि इसने कब ली, पानीपत के युद्ध के बाद। गाजी की उपाधि कब ली, खानवा के युद्ध के बाद। और काबुल में जब विजय हासिल किया उसके बाद किस चीज़ की उपाधि ली, तो वह बादशाह या बादशाह। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, बादशाह या बादशाह की उपाधि कब ली, तो इसके लिए जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद बाबर का अधिकार कि कहाँ पे मतलब किस शासक के रूप में कहाँ पे किस क्षेत्र के पास रहा, क्योंकि बाबर जो था कहीं भी उतने पूरे शासनकाल के दौरान यह क्या था कि भारत आने के बाद ही एक अस्थायी रूप से रह पाया, नहीं तो इसके पहले यह अफगानिस्तान के क्षेत्र के पास जितना भी जगह युद्ध लड़ता गया तो वो क्या हुआ, विजय तो हासिल करता गया, विजय हासिल किया, लेकिन फिर उसको बाद में क्या हुआ, हटना पड़ जाता था। फिर क्या होता था कि फिर हासिल करता था विजय, फिर हटना पड़ जाता था। इसी कारण क्या हुआ, यह अस्थायी रूप से क्या हुआ, नहीं कहीं रह पाया, तो इसलिए कहा था कि यह हमेशा भटकता ही रह गया, ठीक। तो कहा था, तो इस तरह से उसका आगमन किस तरह भारत में आगमन होता है, कौन कौन से और कैसे कैसे इसने अधिकार हासिल किए, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। और बाबर द्वारा क्या किस चीज़ की स्थापना की गई, क्या क्या बनाया गया, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। किसने मुगल वंश की स्थापना करते, आगरा में बागों का निर्माण किया, जामा मस्जिद यूपी के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किया, और पानीपत में के काबुली बाग में मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो वह बाबर ने किया, ठीक। और बाबर का समाज विस्तार कहाँ का था, तो ऑप्शन दे देगा निम्न में से नहीं है, 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा, और उसके बाद आपको बताना होगा कि इसमें से कौन नहीं था, ठीक। और हुमायूंनामा के बारे में देख लिए। तो चलिए अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग बाबर के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था बाबर का आक्रमण। अब आप देखिए प्रश्न एक ये आया कि यह बताइए हमें कि जो मुगल साम्राज्य की जो है, मुगल साम्राज्य इसकी स्थापना पहले हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना पहले हुई या फिर भारत में बाबर का आगमन, बताइए। तो देखिए कहा था कि अब कोई भी सोचेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा उसके बाद है ना भारत में आक्रमण करेगा या फिर लड़ाई लड़ेगा, या फिर यह भी बोल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बाबर जो है सो पहले भारत आया और भारत आने के बाद लड़ाई लड़ा और उसके बाद ही उसने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले बाबर के आक्रमण देखेंगे कि भारत में आकर के उसने कैसे कौन कौन से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद ही उसने स्थापना कर दी, तो इसलिए हमने क्या किया, उस एक बार में ही हमने उसकी सारी लड़ाई को देख लिया कि बाबर ने आया, पहले आक्रमण किया, पानीपत का युद्ध लड़ा,
युद्ध में जीतने के बाद ही उसने मुगल वंश की स्थापना की। तो हम लोगों ने इसलिए उसको पहले ही क्या किया, हम लोग उसके सारे जितने भी आक्रमण युद्ध थे उसके बारे में देख लिया, और उसके बाद उसने कैसे स्थापना तो कर दिया पानीपत के युद्ध के बाद। तो उसके बाद हम लोग बाबर के बारे में मुख्य रूप से पढ़ें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसका बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसके बाद पढ़ेंगे अकबर के बारे में, उसके बाद जहांगीर, औरंगजेब, तब फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।